हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज इस कोर्स का लेक्चर नंबर 8 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे लिंक्स के बारे में, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे इमेजेस के बारे में। तो पहले हम बात करते हैं लिंक्स के बारे में। लिंक्स क्या होते हैं, हम यहाँ पर कमेंट करके लिख लेते हैं। लिंक्स लिंक्स क्या होते हैं, जब आप किसी वेबसाइट पर किसी वर्ड के ऊपर या किसी इमेज के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको किसी दूसरे पेज पर ले जाता है। ठीक है, तो इसे लिंक्स कहते हैं। लिंक्स को लिखने का तरीका ये है कि हम ए टैग का यूज़ करते हैं। मैंने ए टैग लिखा तो जिस भी वर्ड को मैं लिंक करना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पर लिखूँगा। लेट से मैं यूट्यूब वर्ड लिख लेता हूँ और यूट्यूब का जो लिंक है वो मैं यहाँ पर दे दूँगा। http://www.youtube.com youtube.com। इसे मैं सेव कर लूँगा। मैं कोड को अपने ब्राउज़र पर ओपन करके देखता हूँ कि मेरा आंसर क्या आता है। इसे मैं राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर करूँगा। मैं इसे जूम कर लेता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। ये देखें यूट्यूब लिखा हुआ आ गया। ये देखें अंडरलाइन है, अभी ये ब्लू कलर का है। ठीक है, मैंने अभी विजिट नहीं किया। जब आप किसी भी लिंक को विजिट नहीं करेंगे तब तक इसका कलर ब्लू होगा। जैसे ही आप इसे विजिट करेंगे इसका कलर पर्पल हो जाएगा। तो मैं इसे विजिट करता हूँ तो ये देखें यूट्यूब ओपन हो चुकी है। तो मैंने इसे विजिट कर लिया, तो मैं बैक करता हूँ और देखता हूँ क्या उसका कलर पर्पल हुआ या नहीं। तो ये देखें इसका कलर पर्पल हो चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी लिंक को हम विजिट नहीं करेंगे तब तक उसका कलर ब्लू रहेगा। जैसे ही हम उसे विजिट कर लेंगे तो उसका कलर पर्पल हो जाएगा। ये मेरा लिंक था, मैंने इस पर क्लिक किया तो ये उसी विंडो पे ओपन हो गया। मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं यूट्यूब वर्ड के ऊपर क्लिक करूँ तो मैं न्यू विंडो पर चला जाऊँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे जस्ट जाना होगा अपने कोड के अंदर और यहाँ पर ओपनिंग टैग के अंदर मुझे लिखना होगा टारगेट। ठीक है, और डबल कोटेशन के अंदर मुझे लिखना होगा ब्लैंक। जैसे ही मैं इस ब्लैंक लिखूंगा और कंट्रोल सेव करूंगा तो मैं जैसे ही मैं इस वर्ड के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये मुझे न्यू टैब में यूट्यूब ओपन करके दे देगा। तो ये देखो टैब पे मुझे ले गया। हमारे पास एक और टारगेट है जिसका नाम है सेल्फ। अगर मैं सेल्फ को यूज़ करता हूँ तो ये मुझे उसी विंडो में उस लिंक को ओपन करके दे देगा। ठीक है, तो जैसे ही मैं सेल्फ लिखता हूँ और अपने यूट्यूब वर्ड के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखें मुझे उसी टैब के अंदर ये ओपन करके दे देगा। जब मैंने टारगेट नहीं भी यूज़ किया था तो ये मुझे बाय डिफ़ॉल्ट भी उसी विंडो में ओपन करके दे रहा था। तो अगर मुझे न्यू विंडो में ओपन करना था तो मैं उसके लिए यूज़ करूँगा ब्लैंक। मेरे पास एक और टारगेट है जिसका नाम है पेरेंट। अगर मैं इसे यूज़ करता हूँ तो ये मुझे उसी विंडो के अंदर ओपन करके दे देगा जिस विंडो पे मेरा ये वर्ड लिखा हुआ होगा। तो जैसे मैं इसे क्लिक करूँगा तो ये मुझे उसी विंडो में यूट्यूब ओपन करके दे देगा। तो आपने देखा कि जैसे ही मैंने टारगेट सेल्फ यूज़ किया तो वो मुझे उसी विंडो में ओपन करके दे रहा था। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट भी सेल्फ ही होता है। जब मैं कोई भी टारगेट यूज़ नहीं करता तो वो मुझे उसी टैब में ओपन करके लिंक को दे रहा होता है। तो अगर मैं सेल्फ टैग का यूज़ करता हूँ या मैं कोई भी टारगेट का यूज़ नहीं करता तो ये मुझे सेम विंडो के अंदर ओपन करके देगा। और इसके अलावा अगर मैं चाहता हूँ विंडो मेरी न्यू टैब में ओपन हो तो उसके लिए मैं अंडरस्कोर ब्लैंक का यूज़ करूँगा। अब हम बात करेंगे इमेजेस की। इमेजेस किस तरह से लगाई जाती हैं वो हम देखते हैं। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था इमेज लगाने के लिए हमने img टैग का यूज़ किया था, जिसका मतलब इमेज होता है। src के अंदर हम उसका पाथ देते हैं कि हमारी इमेज कहाँ पर पड़ी हुई है। देख सकते हैं हमने जो प्रीवियस लेक्चर में फोल्डर बनाया था फर्स्ट नेम से, उसमें मैंने ये दो इमेजेस रखी हुई हैं। तो आप ये लैपटॉप डॉट जेपीजी इमेज देख रहे हैं, मैं यहाँ पर इसी को यूज़ करने वाला हूँ। आप इमेजेस को नेट से डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आप गूगल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इमेजेस को अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करना चाहते हैं या आप कमर्शियल यूज़ करना चाहते हैं या अपनी पर्सनल वेबसाइट में यूज़ करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि कॉपीराइट का कोई इशू ना आए तो उसके लिए आप अनस्प्लैश का यूज़ कर सकते हैं, पिक्साबे का यूज़ कर सकते हैं। पिक्सल्स एक वेबसाइट है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे जो वेब डेवलपर हैं वो यहीं से अनस्प्लैश, पिक्सल्स और पिक्साबे से इमेजेस लाते हैं और अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर लेते हैं। लैपटॉप डॉट जेपीजी ठीक हो गया। यहाँ पे मैंने अपने इमेज का
पाथ दे दिया और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लैपटॉप। ये मेरी लैपटॉप की इमेज थी, तो यहाँ पर ALT में मैं लैपटॉप लिख दूँगा। अब मैं जाके देखता हूँ मेरी आउटपुट किस तरह की आ रही है। ये आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी इमेज लग गई है। तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था हम इसे किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ पर हाइट नाम का एट्रीब्यूट यूज़ किया था और विड्थ नाम का एट्रीब्यूट यूज़ किया था। तो यहाँ पर हम 300 लेट से और यहाँ पर भी 300 की वैल्यू देकर इसे सेट करके देखते हैं। तो ये देख सकते हैं हमारी इमेज किस तरह से अब शो हो रही है। तो यहाँ पर हाइट को सिंपल भी आप लिख सकते हैं और इसके साथ px भी लिख सकते हैं। तो px साथ लाजमी लगाएं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा जगह पे px इस्तेमाल करने वाले हैं आगे वेब डेवलपमेंट में। तो ये तो था इमेज लगाने का तरीका, हाइट और विड्थ को सेट करने का तरीका जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। अब हम नए तरीके से इमेज को एडजस्ट करते हैं। इमेज की हाइट और विड्थ को मैंने आपको बताया था कि ये CSS है, तो आप क्या करेंगे, स्टाइल लगाने के बाद इक्वल लगाएंगे और डबल कोटेशन के अंदर आप विड्थ और हाइट दे सकते हैं। विड्थ मैं यहाँ पर दूंगा और 300 दे देता हूँ। और तो हम अपने ऊपर वाली इमेज को कमेंट कर देंगे ताकि हम नीचे वाली का रिज़ल्ट इजीली देख सकें। तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है। आप दोनों मेथड से विड्थ और हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, हाइट को बढ़ा सकते हैं और विड्थ को बढ़ा सकते हैं। ये दो तरीके बताने का मकसद ये था कि आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने ऊपर वाला देखा था, अब मैंने आपको ये स्टाइल वाला तरीका भी बता दिया, आपने ये भी याद रखना है। अब हम देखेंगे कि किसी इमेज को लिंक में कैसे लगा सकते हैं। जब भी कोई मेरी इमेज पर क्लिक करे तो वो किसी दूसरे पेज पर चला जाए, मैं ये चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इस इमेज टैग को A टैग के अंदर यूज़ करूँगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसी इमेज को यूज़ करूँगा, इसे A टैग के अंदर यूज़ करूँगा। A टैग लगा लिया मैंने। ये जो A का क्लोजिंग टैग है ये यहाँ से मैं कॉपी करूँगा, इमेज के बाद जाके पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो मैं इसे थोड़ा सा प्यारा सा करके लगाता हूँ ताकि मुझे ज़रा देखने में भी मज़ा आए और इसे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। REF का मतलब ये है कि आप किसी चीज़ को लिंक करना चाहते हैं तो उसका URL यहाँ पर देंगे। तो URL के लिए मैं फिर से वही YouTube का यूज़ करता हूँ, http://www.youtube.com। कंट्रोल सेव करता हूँ। जैसे ही मैं अपनी इमेज के ऊपर क्लिक करूँगा तो वो मुझे YouTube पर ले जाएगा। तो देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं होता। तो ये देख रहे हैं आप, मैंने इमेज के ऊपर क्लिक किया तो उसने मुझे YouTube ओपन करके दे दी। तो इस तरह से आप किसी इमेज को लिंक कर सकते हैं। इमेज को लिंक करने के लिए इमेज टैग को आप क्या करेंगे, A टैग के अंदर लिख देंगे। href में आप उस वेबसाइट का लिंक दे देंगे, URL लिख देंगे जिसे आप लिंक करना चाहते हैं अपनी इमेज के साथ। अब हम बात करते हैं इमेज फ्लोट के बारे में। इमेज फ्लोट के लिए हम क्या करते हैं, लेट्स से मैं यहाँ पर इसकी जो विड्थ है इसे 30 या 40 कर देता हूँ, कुछ भी आप 40 कर सकते हैं। इसकी हाइट को भी मैं 40 कर दूँगा। विड्थ और हाइट दोनों को छोटा करने के बाद हमारी जो इमेज है आपको पता ही है काफ़ी छोटी हो जाएगी। और इसके अलावा फ्लोटिंग के लिए आपको क्या करना होगा, इस स्टाइल के अंदर ही फ्लोट लिखना होगा। ऑप्शन आ गया फ्लोट, फ्लोट के बाद आएगा कोलन और उसके बाद आप राइट और लेफ़्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद आएगा सेमीकोलन। तो फ्लोट राइट लिखकर देखते हैं इसका क्या मतलब है। तो जब मैंने फ्लोट राइट लिखा तो ये देखें, फ्लोट राइट लिखने से मेरी जो इमेज थी वो राइट तरफ चली गई। तो जैसे ही मैं अपने साइज़ को छोटा करूँगा अपने टैब के, तो आप देख सकते हैं ये राइट की तरफ फ्लोट हो रही है। ये राइट की तरफ ही रहेगी जब तक मैंने यहाँ पर फ्लोट राइट लिखा हुआ है अपने स्टाइल के अंदर। फ्लोट राइट लिखा मैंने, अब मैं फ्लोट लेफ़्ट लिखता हूँ। फ्लोट लेफ़्ट से क्या होगा, मेरी जो इमेज होगी वो लेफ़्ट तरफ चली जाएगी और टैब को छोटा करने पर भी वो लेफ़्ट साइड पर ही रहेगी। छोटा करूँ बड़ा करूँ वो लेफ़्ट की तरफ ही फ्लोट करेगी, ठीक है। एक और चीज़ देखते हैं कि हम अपनी इमेज को बैकग्राउंड में किस तरह से लगा सकते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप
बैकग्राउंड किस तरह से सेट कर सकते हैं। इमेज को किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो सबसे पहले आपके सामने एक इमेज लगी हुई आती है, उसके ऊपर टेक्स्ट लगा होता है, बटन लगे होते हैं और बाकी चीज़ें लगी होती हैं। तो हम देखते हैं कि इमेज को एज अ बैकग्राउंड किस तरह से लगा सकते हैं। तब तक के लिए मैं इसे कमेंट कर देता हूँ और नीचे आकर एक पी टैग लूँगा। पी टैग के अंदर मैं कुछ भी टेक्स्ट लिख लेता हूँ। मैं लोरम 10 ले लूँगा, 10 वर्ड्स का एक पैराग्राफ ले लूँगा और इस ओपनिंग टैग में आकर स्टाइल लगाने के बाद अब मैंने लगानी है बैकग्राउंड में इमेज। तो मैं क्या दूंगा यहाँ पर स्टाइल के अंदर बैकग्राउंड, ये ऑप्शन आ रही है काफ़ी ज़्यादा, तो बैकग्राउंड इमेज आप सेलेक्ट कर लेंगे। इस बैकग्राउंड इमेज में बात देने के लिए मैं लिखूँगा URL और राउंड ब्रैकेट के अंदर सिंगल कोटेशन दूंगा और सिंगल कोटेशन के अंदर मैं इसका पाथ दे सकता हूँ। तो पाथ वही वाला यूज़ करेंगे जो हमने पहले यूज़ किया था, लैपटॉप वाला, laptop.jpg यूज़ कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैं जो टेक्स्ट है वो ले लेता हूँ, ज़्यादा ले लेता हूँ। इसी के साथ हम इसकी आउटपुट पहले देख लेते हैं। तो ये देखें टेक्स्ट कम था तो इसमें बैकग्राउंड में मुझे इमेज लगाकर तो दे दी, लेकिन वो इमेज शो नहीं हो रही। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस लोरम को बढ़ाना पड़ेगा। तो लोरम 500 लेते हैं। तो लोरम 500 लेने के बाद हम अपनी आउटपुट देखते हैं, हमारी आउटपुट क्या आई है। तो ये देखें आप, इसमें मुझे 500 वर्ड्स का जो पैराग्राफ था उसके बैकग्राउंड में मुझे इमेज लगाकर दे दी। एक और बात याद रखिएगा, फ़र्ज़ करें कि आपकी इमेज किसी फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है तो आप फिर उसका पाथ किस तरह से देंगे। तो ये जो हमने लिखा था इसे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और हम ऊपर चलते हैं। जो हमने ये काम किया था, इसका जो पाथ था लैपटॉप का, फ़र्ज़ करें ये जो इमेज है ये मेरी फ़ोल्डर के अंदर पड़ी हुई है। यहाँ पर मैं फ़ोल्डर बना लेता हूँ। फ़ोल्डर बनाने के लिए मुझे यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मैं इमेज नेम से एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। फ़ोल्डर बना लिया। अब ये जो मेरा फ़र्ज़ करें laptop.jpg इमेज है वो मेरी इस इमेज फ़ोल्डर के अंदर पड़ी हुई है। तो जैसे ही मैं इसे ड्रैग करके इमेज फ़ोल्डर के अंदर लाऊंगा तो ये देखें इमेज फ़ोल्डर के अंदर आ चुकी है। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो पहले इसका आउटपुट देखते हैं। आउटपुट में इमेज शो नहीं होगी क्योंकि मैंने इसका पाथ ठीक तरह से नहीं दिया। तो फोल्डर के अंदर अगर इमेज पड़ी हुई है तो मैं क्या करूँगा, बैकस्लैश लगाऊंगा। बैकस्लैश लगाने के बाद आप उस फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे तो ये देखें फोल्डर यहाँ पे शो हो रहा है। तो मैं टाइप भी कर सकता हूँ, इमेज का फोल्डर था, स्लैश लगाने के बाद और फिर उसके बाद फिर से स्लैश और उसके बाद उस फाइल के अंदर आप चले जाएंगे। जो भी इमेज आप इमेज फोल्डर के अंदर से सिलेक्ट करना चाहते हैं आप यहाँ पे कर सकते हैं। कंट्रोल एस करने के बाद इसकी आउटपुट देखते हैं। तो ये देखें इमेज लग चुकी है। मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि पूरी बॉडी में इमेज लग जाए। इमेज लगाने के लिए मैं जाऊँगा हेड टैग में। हेड टैग मुझे लिखना पड़ेगा। हेड टैग के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा स्टाइल। स्टाइल टैग देने के बाद जैसे ही आप हेड टैग के अंदर स्टाइल लिख देते हैं तो आप अपनी सारी की सारी CSS इसमें लिख सकते हैं। जैसे हमने अपनी CSS लिखी थी, यहाँ पर हाइट और विड्थ दी थी, तो हमने क्या किया था, टैग के अंदर ही इसे यूज़ किया था। तो इसे कहते हैं इनलाइन CSS। और अगर इस तरह से आप हेड के अंदर जाके स्टाइल टैग लिखने के बाद उसके अंदर आप CSS लिखते हैं तो इसका मतलब है ये इंटरनल CSS है। अलग से CSS की फाइल बनाने के बाद उसमें CSS लिखते हैं तो उसे कहते हैं एक्सटर्नल CSS। तो हम क्या करेंगे, अब इंटरनल CSS यूज़ करेंगे। पर लिखूँगा बॉडी। बॉडी लिखने के बाद कर्ली ब्रेसेस दूंगा और यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज डालूँगा। बैकग्राउंड इमेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं इसका URL दे दूँगा, ठीक है। URL लिखने के बाद राउंड ब्रैकेट के अंदर मैं सिंगल कोटेशन डालूँगा और यहाँ पर लैपटॉप वही पाथ दूंगा जो मैंने पहले भी यूज़ किया था। तो अब वो तो मैंने इमेज फोल्डर के अंदर डाल दिया था। बैकस्लैश इमेज, आप उस फोल्डर के अंदर आ गए। लैपटॉप नेम से एक इमेज हमने डाली हुई थी वहाँ पर .jpg। बैकग्राउंड में हम इमेज लगा चुके हैं। मैं चाहता हूँ यहाँ पर हम अपनी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ कोई एक हेडिंग डाल दें। H1 टैग लूँगा और यहाँ पे मैं डाल दूँगा हेडिंग 1।
अब हम अपनी आउटपुट देखते हैं, हमारी आउटपुट किस तरह से आई है। तो काफ़ी बड़ी इमेज थी जो मैंने डाउनलोड की हुई थी, वो पूरी की पूरी बैकग्राउंड में लग चुकी है। अब मेरे पास छोटे साइज़ की भी इमेज पड़ी हुई है वाटर नेम से, तो मैं क्या करूँगा, वो इमेज यहाँ पर लगा दूंगा URL में। अब देखते हैं इसकी आउटपुट क्या आती है। तो ये देखें, इमेज छोटी थी तो उसने क्या किया, इमेज को रिपीट कर दिया। ठीक है, अब इस चीज़ से कैसे बचा जा सकता है, तो इस चीज़ से बचने के लिए आप क्या करेंगे, इसी बैकग्राउंड इमेज के बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर लगाएंगे बैकग्राउंड रिपीट। ठीक है, बैकग्राउंड रिपीट आप सेलेक्ट करेंगे और बैकग्राउंड रिपीट में नो रिपीट लिख देंगे। ठीक है, और इसके बाद क्या करेंगे, बैकग्राउंड अटैचमेंट यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और इसे कर देंगे आप फिक्स्ड। ठीक है, फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, बैकग्राउंड साइज सेलेक्ट कर लेंगे और बैकग्राउंड साइज सेलेक्ट करने के बाद आप इसे कर देंगे कवर। तो अब आप देखेंगे कि आपकी जो आउटपुट है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें इस्तेमाल करने से आपकी जो इमेज होगी वो बिल्कुल अपने आप को सेट कर लेगी। आपने बैकग्राउंड रिपीट जो यूज़ किया है, इससे आपकी जो इमेज है वो दोबारा से रिपीट नहीं होगी, और बैकग्राउंड अटैचमेंट से आपने उस इमेज को बिल्कुल फिक्स कर दिया एक जगह पे, और बैकग्राउंड साइज़ ने क्या किया, आपकी इमेज को आपके फुल पेज के ऊपर उसे लगा दिया। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।